प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास न्यू दिल्ली से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। इनका जन्म होता है अधिक माह में, और एक मैं फुल स्टॉप के साथ ये बात कह दूँ कि अधिक माह में जो जातक जन्मे होते हैं वो भाग्यशाली ही नहीं, बड़ी ही उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त करने वाले होते हैं। समाज में उनका नाम, पराक्रम और प्रभाव बड़ा ही स्थापित होता है। और अधिक माह के प्रभाव जन्म के बारे में अगर आपको जानना है तो आप मेरे नकुल पाराशर वाले चैनल पे जाइएगा, वहाँ विश्लेषण जन्म कुंडली का प्लेलिस्ट खोलिएगा, या फिर आप डायरेक्ट यूट्यूब में सर्च करेंगे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कुंडली विश्लेषण बाई नकुल पाराशर, तो आपको मिल जाएगा। वो अधिक माह में ही उनका जन्म है ना। तो उनका प्रभाव आप लोग देख ही रहे हैं। तो इस वजह से अधिक माह में जो जातक जन्मा होता है वो बड़ा ही दूर तक और सफल यात्रा करने वाला होता है। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि यहाँ चंद्रमा पूर्णेंदु हो जाते हैं, और व्यक्ति का जो स्वरूप होता है और व्यक्ति की जो प्रगति होती है वो निर्बाधित होती है। वो बाधाओं से बहुत ज़्यादा समय तक लपेटी हुई नहीं रहती है, मुक्त हो जाता है। वो बड़े जल्दी ही बाधाओं को चीर करके आगे बढ़ने वाला। शुक्ल पक्ष में जन्मे होने से सुंदर, धनवान और लगातार एक जैसी संपत्ति इकट्ठा करने वाला। ये नहीं कि जीवन का एक पक्ष बहुत संपत्ति वाला बना दिया, दूसरे पक्ष में नीचे लाके पटक दिया, ऐसा नहीं होगा। साथ ही साथ गुरुवार को जन्मे हैं, इस वजह से व्यक्ति विशालकाय बुद्धि का होता है, विशाल शरीर का और अच्छी भुजाओं का होता है। स्वाति नक्षत्र, वस्तुतः ये नक्षत्र राहु का है, पर शुभ नक्षत्रों में इसकी गणना की जाती है। अच्छा नक्षत्र माना जाता है, शुभ नक्षत्र है। इसके साथ साथ कुछ कुछ मामलों में शुभ माना जाता है। इसके साथ स्वाति नक्षत्र में जो ये राहु का नक्षत्र है, पर इसके अधिपति जो देवता हैं वो वायु देवता है। तो ओम वायवे नमः, इस मंत्र का जप व्यक्ति को सदैव अपने मन में करते रहना चाहिए। और अगर बन पड़े तो आपको जावित्री मिल जाता है किसी भी सामग्री की दुकान पे, पूजा पाठ की या आयुर्वेदिक दवाओं की दुकान पे मिल जाता है। तो जावित्री की जड़ किसी चांदी के ताबीज़ में भर के और उसको अपने गले में धारण करना चाहिए। अपने घर को सुगंधित इत्र से हमेशा सुवासित रखना चाहिए। इत्र से अपने कपड़े, साथ ही साथ पर्दे, मतलब पुष्प की मालाएं, अगर किसी से मिले तो पुष्प की माला जरूर दें। पुष्प का दान करने से बड़ा फल मिलता है। आपको पता नहीं चलेगा कि इसका फल क्या मिला। जैसे आप अगर कोई अच्छा काम करते हैं तो सामने वाला जो है वो आपसे थोड़ी कहता है कि अरे आपने बड़ा अच्छा कर दिया, मेरा ये काम हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं। चलो ये तो व्यवहारिक धरातल पे चलो ये बात समझ में आती है, पर वस्तुतः उसका पुण्यफल जो है और उसका लाभ आपके जीवन में उतरता है। तो वैसे ही जब भी कभी किसी से मिलना हो तो पुष्प की माला से उसका स्वागत करें। शूद्र वर्ण और देवगण के होने के कारण व्यक्ति जल्दबाज प्रवृत्ति का है और बहुत सारी चीज़ें दिमाग में धारण करने वाला है। किसी के बारे में वो कई तरीके की राय रखता है, जैसे वो कैसा है, मतलब शूद्र वर्ण के होने के कारण, देवगण के होने के कारण व्यक्ति में जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति होने के साथ साथ वो एक ही व्यक्ति के बारे में कई सारे राय रखता है ना। इस कुंडली में राहु देव जो आप यहाँ देख रहे हैं वो चलित चक्र में द्वितीय भाव में बैठ रहे हैं, और शुक्र देव जो आप यहाँ देख रहे हैं 12वें भाव में, वो लग्न में मिथुन राशि का लग्न का फल कर रहे हैं। भाव संविभाजन का सूत्र मैंने बताया था, उसके आधार पर इस कुंडली में ये ग्रह गुरु और शनि यहीं बैठे हैं, सूर्य और बुध यहीं बैठे हैं, चंद्रमा और मंगल यहीं बैठे हैं। बस ट्रांजिशन जो हो रहा है वो राहु का द्वितीय भाव में, यानी कि राहु कर्क राशि का 70% परिणाम धन भाव का करेंगे, और शुक्रदेव मिथुन राशि का परिणाम लग्न का करेंगे, है ना। तो व्यक्ति बहुत हार्ड वर्किंग तो है, पर लेबोरियस होने के कारण स्मार्ट मेहनत करता है ना। और बहुत अच्छी बात है कि इस कुंडली में जिस ग्रह को जहां बैठना चाहिए था वो ग्रह वहीं बैठा है। जैसे
गुरु को वहीं बैठना चाहिए था, वहीं बैठे हैं। कर्क राशि के अधिपति शनिदेव पापक ग्रह होते हैं, सप्तम कर्क लग्न की कुंडली के लिए सप्तमेश होते हैं। पापक ग्रह का स्वामी, अगर केंद्र का स्वामी कोई पापक ग्रह बनता हो और वो केंद्र में ही बैठा हो तो ये अच्छी बात हो जाती है, उसके बुरे परिणामों में तटस्थता आ जाती है और उसकी दशा भी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाती है, मारकेश होने के बावजूद। वैसे इस कुंडली के लिए प्रबल मारक ग्रह के रूप में शनिदेव ही बनते हैं, क्योंकि सप्तमेश के साथ अष्टमेश होते हैं। लेकिन बहुत सावधानी से अगर अध्ययन करेंगे तो इस कुंडली के लिए शनिदेव नीच भंग राजयोग बना रहे हैं, दाम्पत्य का सुख अच्छा दे रहे हैं, पत्नी धार्मिक, यशस्वी, कामकाजी और न्यायप्रिय मिलेंगी। साथ ही साथ व्यक्ति अपने करियर के साथ न्याय करने वाला और एक से अधिक संपत्ति विदेश में अर्जित करने वाला होता है। पिता और माता के जीवन में थोड़े बहुत मतभेद इस शनि के कारण आएंगे, पिता और माता के जीवन में, इनके जीवन में नहीं। यहाँ पे केतु बैठे हैं, यहाँ चंद्रमंगल का प्रभाव, लग्नेश का चतुर्थ स्थान में बैठना बहुत अच्छा, ये बलवान होके दिग्बली होकर के मंगल के साथ योग कारक ग्रह जो कर्क लग्न की कुंडली में होते हैं वो मंगल होते हैं और वो राजयोग बना रहे हैं चतुर्थ स्थान में चंद्रमा के साथ बैठ करके, चंद्रमंगल योग। गुरु और शनि व्यक्ति को न्यायप्रिय, धार्मिक, सहिष्णु और विद्वान बनाएंगे। साथ ही साथ मैंने एक सूत्र बताया था कि जब जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान से शनि, मंगल, राहु, केतु आदि ग्रहों का संबंध बन जाता है, चतुर्थ स्थान से जन्म कुंडली में शनि, मंगल, राहु केंद्र में, और शनि, मंगल, राहु, केतु का संबंध जब जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान से बन जाता है तो व्यक्ति अपने पहुंच से ज़्यादा की संपत्ति अर्जित करता है और छोड़ करके जाता है, मतलब अच्छी खासी संपत्ति इकट्ठा कर लेता है। इसको आप करोड़ों में भी जोड़ सकते हैं। एकादशवें भाव में सूर्य और बुध कभी भी बुरे परिणाम नहीं देते, अति विशिष्ट कारक वहां दोनों हो जाते हैं। शनि की दृष्टि सप्तम भाव पे, बुध की दृष्टि पंचम भाव पे, दोनों ही भावों को बलवान बनाएगी और व्यक्ति को क्रिएटिव माइंडसेट का बनाएगी। चतुर्थ स्थान पे शनि, मंगल और चंद्रमा के प्रभाव के कारण व्यक्ति अच्छा सर्जन और अच्छा डॉक्टर बन जाता है। इसके अतिरिक्त अष्टम स्थान के अधिपति जब जन्म कुंडली के दशम स्थान को देख लेते हैं तो अष्टमेश और दशमेश का संबंध यहाँ व्यक्ति को रिसर्चर, साइंटिस्ट और रोगों से लड़ने वाला, लंबी बीमारी के रिसर्च में अपना दिमाग लगाने वाला होता है, विदेशी प्रवास करने वाला, माता और पिता के साथ न्यायपूर्वक संबंध रखने वाला होता है, जिसमें माता की निकटता ज़्यादा होती है। लग्न का मान 3 अंश का है, इस वजह से स्वास्थ्य पे थोड़ी बहुत चिंता रहेगी। वात जनित समस्या व्यक्ति को बनेगी, पेट में गैस, अफरा वगैरह जिसको बोलते हैं, या कई बार पेट में गैस के कारण शरीर के विभिन्न हिस्सों में दर्द होता है। कई बार हेडेक होती है, नींद की समस्या परेशान करती है, कई बार आपको जगह बदलने पे नींद नहीं आती है, ऐसी भी चीज़ें होती हैं। नींद में खर्राटे लेना या बड़बड़ाना, ये सब चीज़ें भी बहुत सामान्य बात हो जाती हैं। नींद में जाने से पहले, सोने से पहले कम से कम अपने अंगों की अच्छे तरीके से सफाई करें। उंगलियों के बीच के हिस्से को बहुत सावधानी से और अच्छे तरीके से साफ करें। यही स्थिति पैरों के उंगलियों के बीच में भी होने चाहिए। ऐसा कि अगर आपके उंगलियों के बीच के हिस्से अगर गंदे हैं तो व्यक्ति रात में बुरे स्वप्न देखता है और उसकी निद्रा बाधित होती है। साथ ही साथ उस पर भूत, प्रेत, पिशाच, पितर आदि का प्रभाव निगेटिव रूप से पड़ने लगता है। जन्म कुंडली के चंद्रमा और मंगल का संबंध जहां जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान को बड़ा ही विलक्षण प्रभाव दे रहे हैं, इसके कारण व्यक्ति के मन स्थिति को बड़ा ही चिरंतन और सुखी देखा जाता है, दानी प्रवृत्ति का होता है और कई जगह से धन कमाने वाला होता है। निवेश सही तरीके से, समुचित तरीके से समझ करके और अपने होने वाले परिवार के लिए और अपने बच्चों के लिए अच्छी संपत्ति इकट्ठा करने के साथ साथ एक अच्छा खासा खुला मैदान छोड़ के जाता है, मतलब प्रगति के रास्ते खोल जाए, कोई ऐसा काम कर दे जिसको इनके संतति आगे बढ़ाने में सहयोगी हो जाते हैं। तो ये ऐसा काम इस कुंडली में करने का योग है। शनि, मंगल, राहु, केतु केंद्र में हैं और जन्म कुंडली के 2 घर क्रमशः भरे हैं, यहाँ गुरु और शनि, यहाँ चंद्रमा और मंगल। इसमें सबसे जो अच्छी स्थिति है कि दशम और लग्न के अधिपति एक साथ चतुर्थ स्थान में राजयोग बना रहे हैं, अष्टम और सप्तम के अधिपति एक साथ एक दूसरे को देख रहे हैं। मंगल का तुला राशि में बैठना घर से दूर रखने के लिए एकदम स्थिति वो परिस्थिति बना देते हैं और व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर रह करके ही धन कमाता है, जन्म स्थान से दूर रह करके ही अपना कारोबार करता है।
इसमें कोई दो राय नहीं है कि व्यक्ति की समस्त इच्छा और आकांक्षाओं की पूर्ति एकादशवें भाव के सूर्य और बुध और 12वें भाव के शुक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। चंद्रमा पूर्णेंदु हैं, शुभग्रह बन रहे हैं। इस वजह से व्यक्ति के व्यक्तित्व में बहुत अच्छा गंभीर होना, व्यवहार कुशल होना, माता को एनर्जी देने वाला, उनके साहस और बल की वृद्धि करने वाला और उनकी सेवा करने वाला बना देते हैं। एक और भी पक्ष वाली बात है कि लग्नेश ही जब चतुर्थ स्थान में बैठे हों, पिता का भाव ही जब चतुर्थ स्थान में बैठा हो, तो ये बात पक्के तौर पे मैं गारंटी से कह सकता हूं कि परिवार की जो जिम्मेदारी है या परिवार की जो सबसे प्राइम मेंबर हैं वो माता ही है, क्योंकि पिता भी माता में ही बसे हैं। उनके इर्द गिर्द का जीवन, उनका जो जीवन है पिता का और बच्चे का, दोनों का जीवन माता के इर्द गिर्द ही घूमता है। इस वजह से इस कुंडली के लिए माता ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इस कुंडली के लिए नवमांश कुंडली सिंह लग्न का बनता है जो यहाँ के द्वितीय भाव के अधिपति हैं। दशमांशा चक्र यहाँ मेष लग्न का बनता है जो यहाँ के दशम भाव के अधिपति हैं। यहाँ दशमेश, यहाँ के लग्नेश। यहाँ दशम भाव के अधिपति शनि बनते हैं जो जाकर के जन्म कुंडली में कन्या राशि में बैठे हैं, जो कई बार कारोबार में हालांकि सुख देने वाले बन रहे हैं, क्योंकि दशमांशा चक्र के दशम स्थान को शुभ कर्त्री लगा है। उच्च के सूर्य गुरु के साथ द्वितीय भाव में पराक्रमेश, मेहनत करके व्यक्ति धन कमाएगा। और जन्म कुंडली के अष्टम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में मंगल सप्तम स्थान में बैठ करके लग्न को देख रहे हैं, लग्नेश और अष्टमेश होकर के देख रहे हैं। दशम स्थान के अधिपति का छठवें भाव में जाना थोड़े बहुत कारोबार में कभी कभी संघर्ष देता है, लेकिन व्यक्ति उससे विजित हो जाता है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। चतुर्थ स्थान में चंद्रमा 7 डिग्री के और मंगल 1 अंश के चित्रा नक्षत्र में। इस वजह से व्यक्ति की कुंडली में साहस, बल, पराक्रम, धैर्य और चीज़ों को बहुत गंभीरता से समझना, ऑथेंटिक बात करना, हवाबाजी नहीं करना और चरित्रवान होना, एनर्जी रखना और सबसे अच्छी बात है कि यशस्वी होना, न्यायप्रियता इस कुंडली की सबसे अच्छी बातों में से पहले नंबर पे आ सकती है। बुद्धिमानी दूसरे नंबर पे, प्राप्त करना, महत्वाकांक्षी होना तीसरे नंबर पे और साथ ही साथ बहुत सारे जगहों पे दिमाग लगाना चौथे नंबर पे, व्यय को सही संतुलन में रखना, व्ययशील होना, सही जगह पे व्यय करना 5वें नंबर पे और धन धान्य, पद प्रतिष्ठा आदि से अपने आप को युक्त रखना 6वें नंबर पे, माता की सेवा 7वें नंबर पे, पिता की सेवा 8वें नंबर पे और देश के प्रति कृतज्ञता का भाव इस कुंडली के आधार पे हृदय में स्थापित है। क्लियर है? अब यहां से आगे बढ़ करके मैं आपको नवांश चक्र पे लेके आता हूं, जहां लग्न में सिंह राशि का नवांश बना है। लग्न में ही शनि बैठे हैं, मंगल तीसरे भाव में। यहां जो नवांश चक्र में सबसे अच्छी बात है कि गुरु, सूर्य और बुध एक साथ बैठे हैं। यहां भी सूर्य त्रिकोण में बैठे हैं, यहां सूर्य अच्छे हैं, यहां भी सूर्य अच्छे हैं और यहां भी सूर्य अच्छे हैं। यानी कि इस कुंडली में जो सबसे अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स के साथ जो ग्रह आ रहा है वो लग्न, नवांश और दशमांशा चक्र में पहले नंबर पे सूर्य ही बन रहे हैं। दूसरे नंबर पे इस कुंडली में देवगुरु बृहस्पति ही बन रहे हैं। मैंने सूर्य को पहले नंबर पे और देवगुरु बृहस्पति को दूसरे नंबर पे इसलिए रखा है क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के साथ शनि भी बैठे हैं जो नीच के हैं। तो ग्रह जब नीच के ग्रह के साथ बैठेगा तो कहीं ना कहीं अपने प्रभावों में जो उसका रिस्पॉन्स है वो थोड़ा कमज़ोर, स्लो कर देता है। इसके कारण व्यक्ति में धर्म, आध्यात्म थोड़ा कम सा होता है। वो प्रैक्टिकलिज्म की तरफ उसका स्वभाव ज़्यादा बढ़ता रहता है। हालांकि जीवन में न्यायप्रियता रहती है, व्यक्ति अधर्मी विधर्मी नहीं होता है। इसके अतिरिक्त वो अपने समाज के लिए कुछ करने वाला ऐसा भी होता है। और तीसरे नंबर पे जो ग्रह इस कुंडली में बढ़िया बन रहे हैं वो काफ़ी हद तक इस कुंडली के लिए बुध बन रहे हैं। तो सूर्य, गुरु और बुध ये तीनों ग्रह अपनी दशा काल में बहुत ही अच्छे परिणाम देंगे। नवांश चक्र में सिंह राशि का बनना, पत्नी धनवान, धन कमाने वाली, कामकाजी आ जाती हैं, चरित्रवान भी आती हैं, दार्शनिकता अच्छी रहती है, सुखी भी आती हैं, अच्छे पद वाली भी रहती हैं, पर मेहनती होने के साथ साथ उनमें सत्य बोलने की ताकत होती है, कन्विंसिंग कैपेसिटी होती है, डॉक्टरी भाषा को समझने वाली और साथ ही साथ शिक्षकीय गुणों से युक्त होती हैं, प्रेम देने वाली होती हैं। पर क्रूरता, कठोरता, जिद्दीपन और कई बार हठ ये सब रहेगा। विवाह करना हो तो इस कुंडली के लिए मिथुन राशि, मिथुन लग्न, तुला राशि, तुला लग्न, ये दो राशियां बहुत अच्छी बनेंगी। इसके साथ इस कुंडली के आधार पे मेष राशि, मेष लग्न के जातक जातिकाओं से विवाह किया जा सकता है। विवाह की दिशा उत्तर पूर्व रहे तो ज़्यादा बढ़िया है। ये मैंने नवांश कुंडली के आधार पे लग्न में जो सप्तमेश बन रहे हैं, बैठे हैं, ये थोड़े से कभी कभी विवाह में नैराश्य भाव देते हैं। इस वजह से बिना कुंडली मिलाए विवाह नहीं करना चाहिए। ये कुंडली चंद्र कुंडली से भी मंगलिक है और लग्न कुंडली से भी मंगलिक है। पर एक
उसका सिद्धांत होगा कि केंद्र में ही गुरु और शनि बैठे हैं, इस वजह से ये मंगल दोष उतना व्यक्ति को नुकसान नहीं करेगा, काफी हद तक ये डिग्रेडेशन में चला जाएगा, पर फिर भी कुंडली मिला करके करेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। दशमांसा चक्र पे बात करते हैं। उच्च के सूर्य गुरु के साथ शुक्र एकादशवें भाव में, शनि का छठवें भाव में बैठना और चंद्रमा का नवम भाव में, दशमेश या दशम भाव के स्वामी जन्म कुंडली के लग्न में, चतुर्थ स्थान के स्वामी जन्म कुंडली के नवम में, ये माता के आशीर्वाद, कामकाजी होने के बावजूद माता का हालचाल लेते रहना, उनकी सेवा करना और कारोबार में कभी भी कोई दिक्कत न हो, इसकी गारंटी दे सकते हैं। क्योंकि दशमांसा चक्र के दशम स्थान के अधिपति भले जन्म कुंडली के छठवें भाव में बैठे हैं पर खराब नहीं बैठे हैं और दशम स्थान को पाप शुभ करते लगा है, लग्न बली है। इतनी सारी चीजें। अब मैं आपको आपके चक्र पे और भी चीजें लग्न चक्र पे फिर से लेके आता हूं। गुरु की दृष्टि धन, चतुर्थ और छठवें भाव पे व्यक्ति के लिए अपने क्लिनिक के तौर पे, धन पैतृक संपत्ति की वृद्धि करने के तौर पे, सत्य बोलने वाला और हमेशा धन लाभ प्राप्त करने वाला होता है। इस कुंडली में लग्न के अधिपति के चतुर्थ स्थान में जाना राजयोग, द्वितीय भाव के अधिपति का एकादशवें भाव में अति विशिष्ट कारक होकर के बुद्धादित्य योग बनाना राजयोग, तृतीय भाव के अधिपति का एकादशवें भाव में जाना, छोटे बड़े भाई बहनों से संबंध अच्छे, बुद्धिमानी अर्जित करना, चतुर्थ, कई बार व्यक्ति अकेले ही होता है। चतुर्थ स्थान के अधिपति शुक्र बने हैं 12 में, माता पिता से दूर पर माता पिता के साथ स्नेह संबंध रखने वाला। पंचम भाव के अधिपति का चतुर्थ में आना, गुरु से दृश्य संतति से युक्त। छठवें भाव के अधिपति का दशम स्थान में जाना, पिता के कारोबार को आगे बढ़ाना और पिता के साहस और बल की वृद्धि करने वाला। साथ ही साथ कभी कभी अपने जो नौकरी की बात होती है या उसका जो अपना करियर है, कभी कभी छोटे मोटे प्रतियोगिता के साथ बीतता है पर व्यक्ति के साथ न्याय हो जाएगा। सप्तम स्थान और अष्टम स्थान के अधिपति होकर के माता पिता के बीच में मतभेद, कभी कभी मानसिक व्यग्रता। नवम भाव के अधिपति होकर के मंगल से प्रभावित, नवम और पंचम का संबंध, एक दूसरे को मंगल और गुरु देख रहे हैं, इस वजह से व्यक्ति धार्मिक, सुखी, समृद्धशाली और अच्छी मानसिकता का होता है, एनर्जेटिक होता है और कैपेसिटी वाला होता है। उसको चाहे जितनी भी समस्या हो उससे वो अंत पे पहुंच ही जाता है। एकादशवें भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में 12 में बैठना, ये विदेशी संपत्ति, विदेशी धन अर्जित करना, विदेश से धन कमाने वाला। जबकि 12वें भाव के अधिपति के साथ शुक्र का परिवर्तन, व्यक्ति विदेशों में संपत्ति इकट्ठा करता है और बहुत अच्छी खासी स्थिति में पहुंचता है। अभी इस कुंडली में जो सबसे अच्छी बात बनेगी वो 2026 के अक्टूबर से बनेगी। व्यक्ति को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जितनी अच्छी शिक्षा रहेगी उतना ही इनका करियर उज्जवल होता रहेगा। नक्षत्र में चंद्रमा स्वाति के, ओम वायवे नमः, इस मंत्र का जप हमेशा करना चाहिए। चंद्रमा के बाद सूर्य बैठे हैं रोहिणी नक्षत्र में और रोहिणी के चंद्रमा जो नक्षत्र के अधिपति हैं वो जन्म कुंडली में दिग्बली हैं। इस वजह से सूर्य व्यक्ति को एनर्जेटिक बनाएंगे और साथ ही साथ उसके इच्छाओं की पूर्ति करने वाले। मंगल चित्रा नक्षत्र में घर में कलह और वास्तु दोष उत्पन्न करने वाला, इस वजह से जो कोई भी घर लेना हो बहुत अच्छे तरीके से उसकी जांच परख कर लें तब लें। बुध का प्रभाव आपको भाग्यशाली बनाएगा और साथ ही साथ इमोशनल बनाएगा, बुद्धिमान और संततिवान। साथ ही साथ संतति के आने के बाद व्यक्ति के लाभ के क्षेत्र और बढ़ते हैं। संतति होने में देर नहीं करनी चाहिए, आवश्यक हो तो संतति आवश्यक रूप से जल्दी कर लेना चाहिए। इसके साथ संतति इनसे भी ज़्यादा बुद्धिमान और कुशाग्र बुद्धि की होगी, इसकी गारंटी देता हूँ। गुरु का प्रभाव आपकी कुंडली में जो स्थिति में बना के बैठे उसके आधार पर आपको धार्मिक और दानी बना रहे हैं। जबकि शुक्र का प्रभाव आपको सही जगह पे व्यय करने वाला, अनुभवी और बहुत ही ज़्यादा मर्मज्ञ बना रहे हैं। पर 12वें के शुक्र खराब नहीं होते, आय और व्यय जीवन में बना रहता है, विशेषतया उनकी दशाओं में। शनि का प्रभाव आपकी कुंडली में आपको न्याय प्रिय बनाएगा, नक्षत्र के आधार पर आपको कम से कम वो ठीक ठाक बना रहा है। राहु आपकी कुंडली के लग्न में आश्लेषा नक्षत्र में 22 डिग्री के और बुध जन्म कुंडली के एकादशवें भाव में बैठे हैं। मंगल के ऊपर एक शुभ ग्रह गुरु की दृष्टि, राहु के ऊपर किसी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं, इस वजह से आलस्य नहीं करना चाहिए। अपने दिमाग में बहुत सारे क्षेत्र नहीं बनाने चाहिए, जो काम कर रहे हैं उस पर चुपचाप मन लगा करके आगे बढ़ा जाए। डेविएशन ये मंगल और राहु के कारण होता है, क्योंकि चंद्रमा के साथ मंगल, लग्न में राहु का प्रभाव और गुरु कभी कभी इस नीच राशि में बैठे शनि के कारण अपने आप को प्रभावित कर रहे हैं। पर एकादशवां भाव बली है, इस वजह से इच्छाओं की पूर्ति ग्रह कराते हुए देखे जा रहे हैं। यह लग्न, नमांश और दशमांसा चक्र है। दशमांसा में मंगल और शनि बनते हैं, जबकि मंगल और शनि एक दूसरे से द्विद्वादश में है, इस वजह से व्यक्ति के जीवन में कभी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा। ये शनि और मंगल की दशाओं में, विशेषतया ये दोनों ही ग्रह की दशाएं कभी कभी व्यक्ति के जीवन में व्यय करने वाली, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक हर तरीके से थोड़ा बहुत व्यय होता देखा जाता है। वैसे शनि इस कुंडली के लिए प्रबल मारक ग्रह के रूप में नहीं बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पत्नी थोड़ी बहुत रोगी होंगी पर वैसे बहुत ज़्यादा नहीं। ठीक है।
शुभ अंक इस कुंडली के लिए 5 रहेगा। शुभ रंग सफ़ेद और चांदी का रंग बहुत अच्छा रहेगा। आप चांदी का दान कर सकते हैं, आप चीनी का दान कर सकते हैं, पुष्प की मालाओं का दान कर सकते हैं, ग्रंथों का दान कर सकते हैं पर योग्य व्यक्ति को। साथ ही साथ फलों का दान कर सकते हैं। आप अपनी कुंडली के आधार पे अशोक के वृक्ष का लगाना आपके हाथ से बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ये कुंडली न्याय प्रियता के साथ अपने जीवन के समस्त इच्छाओं की पूर्ति करेगी और किसी को ठगने वाली ये कुंडली नहीं बनती है। जब कभी भी परेशान हो अपने माता से बात करें, जब कभी भी परेशान हो अपने बड़े भाई से बात करें, चाहे वो आपके अपने हो या नहीं हो, पर बड़े लोगों से आपको हमेशा ही एक अच्छी राय मिलेगी। इस कुंडली के आधार पे कुछ भी अगर मन परेशान हो रहा हो, कुछ भी काम मन के मुताबिक न बन रहा हो, अपने वास्तु देवता की पूजा की जा सकती है। घर की सफाई खुद से करनी चाहिए। जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को डाउन टू अर्थ बना करके रखिएगा, लोगों से कनेक्ट करके रखिएगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इससे आपके मन को ऊर्जा मिलती रहेगी। साथ ही साथ अकेलेपन से ये कुंडली कभी कभी हावी हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उभर जाएगी। इसके अतिरिक्त अगर मैं बात कर दूं तो आपकी कुंडली में गुरु की दशा, सूर्य की दशा, बुध की दशा, शुक्र की दशा के साथ चंद्रमा की दशा, ये 5 ग्रहों की दशाएं आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाली हैं। जबकि बाकी के ग्रहों में चंद्रमा के बाद मंगल, मंगल के बाद शनि, मंगल के बाद शनि, शनि के बाद राहु और केतु की दशाओं में कभी कभी व्यक्ति को हानि उठानी पड़ सकती है, चाहे स्वास्थ्य से हो, चाहे घर में कलह को लेकर के हो, चाहे मानसिक अशांति को लेकर के हो, अतिरिक्त व्यय को लेकर के हो, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। शुक्र की दशा में भी व्यक्ति के माता के स्वास्थ्य की चिंता हो सकती है। शुक्र की दशा में अतिरिक्त व्यय बढ़ सकता है। राहु और केतु की दशा में आंतरिक कलह हो सकता है। साथ ही साथ राहु की दशा में स्वास्थ्य की परेशानी हो सकती है। मंगल की दशा में बच्चे का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। जबकि शनि की दशा में कभी कभी कारोबार में परेशानी या मंद स्थिति को देखते हुए देखा जा रहा है। अष्टक वर्ग के आधार पे आपका व्यवहार बहुत अच्छा है, धन बहुत अच्छा कमाएंगे, मेहनत और बढ़ाने की आवश्यकता है। अपने जन्म स्थान से संबंध बना करके रखें, माता के साथ सुख पूर्वक रहें और उनके प्रश्नों का उत्तर बहुत ही समुचित तरीके से दें। जबकि इस कुंडली में एजुकेशन पे अभी काम करने की आवश्यकता है, उसमें कभी कभी बाधाएं उपस्थित हो सकती हैं, उस समय बजरंगबली की पूजा करनी चाहिए। नौकरी और व्यापार में नौकरी ज़्यादा अच्छी है, आप प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी कर सकते हैं और अपना भी कारोबार कर सकते हैं। रिसर्च बहुत अच्छा है इस कुंडली का, डीप थॉट बहुत अच्छा है, एनालिटिकल व्यू बहुत अच्छा है, भाग्य भी ठीक है। धर्म कर्माधिपति योग गुरु लगा रहे हैं, सूर्य और बुध बुद्धादित्य योग लगा रहे हैं, चंद्रमा और मंगल चंद्र मंगल योग लगा रहे हैं, धन भाव के अधिपति का लाभ भाव में बैठना महाभाग्यशाली योग लगा हुआ है, गुरु और शनि का संबंध व्यक्ति को न्यायप्रिय बना रहा है। ये इतनी सारी चीज़ें हैं। क्लियर है? नक्षत्र के आधार पर पुष्य, पुनर्वसु, रोहिणी, अश्विनी, श्रवण, ये नक्षत्र किसी भी काम को करने के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। विवाह की दशा 2026 के अक्टूबर के बाद कभी भी आएगी तो किया जा सकता है। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।